गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू PIMT यूट्यूब क्लासेस। MBA सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जो है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क। कितने टाइप के प्रोजेक्ट रिस्क हम डेली रूटीन में जो भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करता है वो फेस करता है, ठीक है। तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क जो कि मेजर है वो जो हम स्टडी कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आर ऑलवेज फ्रॉट विद अ वैरायटी ऑफ रिस्क ranging from scope risk to cost overruns. One of the main duties of a project manager is to manage these risks and prevent them for ruining the project. कि कोई भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं रिस्क को। तो अब हम टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से जो रिस्क है वो आ सकते हैं हमारे सामने, ठीक है। तो जो भी है हम डिस्कस करते हैं। बिना रिस्क के कोई भी काम नहीं होता। कोई भी आप नया इनिशिएटिव लेते हो, कोई भी नया काम करते हो तो उसके अंदर रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है। तो फर्स्ट हमारा जो रिस्क है वो है स्कोप रिस्क। स्कोप रिस्क क्या होता है? दिस रिस्क इंक्लूड्स चेंज इन स्कोप कॉज्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। जब हमारा स्कोप ही चेंज हो जाता है, ये रिस्क भी रहता है कि जो हमने काम करना है उसका स्कोप ये है, लेकिन अगर वो स्कोप ही हमारा चेंज हो जाए किन कारणों से, वो है scope creep. The project grows in complexity as clients add to the requirements and developers start gold plating. Integration issues, hardware and software defects, change in dependencies. इन सब कारणों से हमारा जो स्कोप है उसके रिगार्डिंग रिस्क राइज हो जाता है कि क्या हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो भी पाएगा या नहीं है। जिस फोकस पे, जिस स्कोप को ध्यान में रख के हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं प्रोजेक्ट्स के, क्या वो अकम्प्लिश हो पाएंगे या नहीं, क्या वो रेलिवेंट है हमारे प्रोजेक्ट के साथ या फिर नहीं है। देन सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क इज शेड्यूलिंग रिस्क। शेड्यूलिंग रिस्क कौन से होते हैं? देयर आर नंबर ऑफ रीजंस व्हाई द प्रोजेक्ट माइट नॉट प्रोसीड इन द वे यू शेड्यूल। कि बहुत सारे रीजन होते हैं कि जैसे हमने पहले प्रोजेक्ट को शेड्यूल किया होता है कि इस टाइम पर ये एक्टिविटी होगी, इतने लोग करेंगे, जैसे भी हमने स्ट्रक्चर या शेड्यूलिंग की होती है, कई बार होता है कि वैसा परफॉर्म नहीं हो पाता है। तो कौन से ऐसे रीजन हैं? These includes unexpected delays at an external vendor, natural factors, errors in estimation and delays in acquisition of parts. For instance, the test team cannot begin the work until the developers finish their milestone deliverables, and a delay in those cause cascading delays. कि जब हमारा पहला ही कोई फर्स्ट लेवल पे काम नहीं खत्म हुआ है, पहला ही शेड्यूल्ड टाइम पे खत्म नहीं हुआ है, उसमें डिले हो गई है, तो उसके बाद ही कास्केडिंग इफेक्ट यानी धीरे धीरे उसके बाद सारे काम डिले होते रहेंगे, क्योंकि जब तक पहला काम खत्म नहीं होगा हम सेकेंड वर्क स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टू रिड्यूस शेड्यूलिंग रिस्क यूज टूल्स सच एज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स, जिसे WBS कहते हैं, RACI मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटीज, कंसल्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो हमारी होती है, RACI मैट्रिक्स एंड जैन चार्ट्स टू हेल्प यू इन शेड्यूलिंग। इन सब चार्ट्स की हेल्प से शेड्यूलिंग प्रॉपरली करते हैं कि किस टाइम पे क्या काम होगा, प्रोजेक्ट किस तरीके से आगे एग्जीक्यूट होगा। थर्ड टाइप ऑफ रिस्क इज रिसोर्स रिस्क। रिसोर्स रिस्क क्या होता है? दिस रिस्क मेनली अराइजेस फ्रॉम आउटसोर्सिंग एंड पर्सनल रिलेटेड इश्यूज। A big project might involve dozens or even hundreds of employees and is essential to manage the attrition issues and leaving of key personnel। के जो हमारा प्रोजेक्ट होता है ये नहीं क्योंकि सिंगल पर्सन या 10-15 पर्सन उसे मिलकर एग्जीक्यूट करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए 1000 ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड। तो वो जो लोग होते हैं उनके वो हमारे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होते हैं। हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि हर वर्क को, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया होता है, ठीक है। ब्रिंगिंग अ न्यू वर्कर एट अ लेटर स्टेज इन द प्रोजेक्ट कैन सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन द प्रोजेक्ट। की अगर हमारा कोई भी वर्कर मतलब लीव पे जाता है या कोई बीच में छोड़ जाता है वर्क को, ठीक है, एब्सेंटिज्म ज्यादा होती है, तो उस वर्क से क्या होगा, एक तो डिले होगा और साथ ही साथ अगर हम उसकी जगह कोई नया वर्कर अपॉइंट करेंगे तो उसे सिखाने में उतना ही टाइम लगेगा, तो वो प्रोजेक्ट हमारा डिले होता रहेगा। Apart from attrition, there is a skill related risk too. For instance, if the project requires a lot of website front end work and your team doesn't have a designer skilled in HTML or CSS, you should face unexpected delays there। कि अगर हमारा जो स्किल्स इन्वॉल्व होती है प्रोजेक्ट में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे पास जितने स्किल्स रिक्वायर्ड है उतने स्किलफुल पर्सन भी रिक्वायर्ड होने हमारे पास होने चाहिए उतने वर्कर्स। कि अगर हमारा फ्रंट एंड वर्क है कि हमने ऑनलाइन मतलब साथ के साथ रिकॉर्ड करना है, कंप्यूटर पे ऑपरेट करना है, तो हमारा पास इतने स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए कि HTML की उन्हें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, CSS की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जो भी हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिन पे हम वर्क कर रहे हैं उनकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें एग्जीक्यूट उन्हें रन करना
करना आना चाहिए, ठीक है। Another source of the risk includes lack of availability of funds. This could help happen even if you are relying on an external source of funding and the client suddenly faces a cash crunch. कि जो हमारे रिसोर्सेज का कर रहे हैं, रिसोर्सेज में हमने मैन कर लिया, स्किल्स पर कर ली, टेक्निकल जो हमारा होता है, और देन इज फंड, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी, ये भी रिसोर्स रिस्क हमारा होता है कि जहां से हमने सोचा था कि फंड्स हमारे पास आएंगे, अगर वो रिसोर्स हमें मतलब उस टाइम पे फंड ना प्रोवाइड कर पाए, उसके साथ कुछ मिसहैप हो जाए या किसी कारणों से हमारा उसके कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए, उस टाइम पे हमें जो फाइनेंशियल रिस्क है, फंड रिस्क है, वो भी फेस करने पड़ते हैं, जो हमारा रिसोर्स रिस्क के अंदर ही आता है। देन फोर्थ हमारा टाइप ऑफ रिस्क इज टेक्नोलॉजी रिस्क। टेक्नोलॉजी रिस्क में क्या आएगा? दिस रिस्क delays arising includes delays arising out of software and hardware defects or the failure of the underlying service or a platform. टेक्नोलॉजी रिस्क यानी जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसके कारण कोई मतलब हमारा काम डिले हो रहा है, कोई हार्डवेयर फेल हो गया, कोई सॉफ्टवेयर फेल हो गया, प्रॉपर्ली कोई मशीनरी काम नहीं कर रही है, किसी भी तरीके की इस तरीके की जो भी चीजें आती हैं, टेक्निकली चीजें, वो हमारे टेक्नोलॉजी रिस्क के अंदर आती हैं। For instance, halfway through the project, you might realize the cloud service provider you are using does not satisfy your performance benchmarks. कि आपने आधा काम कर लिया है, लेकिन तब आपको पता चला है जो अभी आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं प्रॉपरली आपको उतना स्पीड में मतलब काम नहीं दे पा रहे हैं जितने उन्हें देना चाहिए। Apart from this, there could be issues in the platform used to build your software or software update or a critical tool that no longer supports some of your functions. कि कुछ ऐसे भी चीज़ हो सकती है कि बाद में वो आपके सिस्टम को सपोर्ट करना बंद कर दें। तो ये मेन हमारे 4 टाइप्स ऑफ रिस्क के हैं। कौन कौन से हमने किए हैं? टेक्नोलॉजी रिस्क, रिसोर्स रिस्क हमारा हो गया इसके अंदर, शेड्यूलिंग रिस्क और स्कोप रिस्क, ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ रिस्क है। फिर हमारा है रिस्क आइडेंटिफिकेशन कि अब हमने रिस्क को हमने कैटेगराइज तो कर लिया कि 4 टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं, उसे आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है कि किस तरीके का रिस्क है और कब अराइज हो रहा है और कौन कौन से मेजर्स हमने यूज कर रहे हैं उसे रिमूव करने के लिए। रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन रिस्क मैनेजमेंट। We need to identify both project and product risk by using certain techniques. Some of the most common techniques which can be applied to identify different risks are using risk templates, interviewing the stakeholders, project retrospectives, etc. ये हमारे मेन तरीके हैं जिनके थ्रू हम रिस्क को आइडेंटिफाई टाइम पर कर सकते हैं और लॉस से बच सकते हैं। सबसे पहले हम you should try to include as many stakeholders as you can to identify different risks because the broadest range of stakeholders will provide the maximum risk items associated to the product. Stakeholders सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आ रहा है stakeholders, आपको पता होना चाहिए। जो हमारे स्टॉक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स होते हैं वो सिर्फ वो लोग होते हैं जिन्होंने शेयर्स इन्वेस्ट किए होते हैं हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। लेकिन जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सब पर्सन्स इंक्लूड होते हैं जिनका हमारी कंपनी में इंटरेस्ट होता है, उसके प्रॉफिट से, उसके लॉस से, उसकी वर्किंग से इंटरेस्ट होता है। उसके अंदर हमारे क्रेडिटर्स, डेटर्स, इन्वेस्टर्स, लोन प्रोवाइडर्स, जितने भी हमारे मतलब शेयर होल्डर्स, सब लोग हमारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं स्टेक होल्डर्स में। चाहे हमारे आउटसाइडर्स हैं जिनका हमारी कंपनी में, क्लाइंट्स हैं हमारे जिनका हमारी कंपनी में कोई इंटरेस्ट है, ठीक है। तो जितने हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, उतना ही रिस्क हमारे आइडेंटिफाई करना आसान होगा, क्योंकि सब अपना स्कोप आपको डिस्कस करेंगे कि उन्हें इस चीज़ का रिस्क है। तो आपके पास सारी रिस्क लिस्ट आ जाती है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक बार किया था कि हम सबसे रिस्क को आइडेंटिफाई करके एक फाइनल लिस्ट बनाते हैं कि हमारे पास मेजर ये रिस्क है, हमने इन्हें कवर करना है। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में हमने ये पढ़ा था। Several common techniques like failure mode and effect analysis, जिसे हम FMEA बोलते हैं, या failure mode, effect and critically analysis, जो हमारा effect analysis है और यहाँ पे effect and critically analysis है। 2 टाइप्स हैं हमारे, 2 common techniques हैं, are used to find the risk. These techniques identify the effects of the risk if in case that becomes an outcome. The effects can be on people, society, users, customers, etc. किसी पे भी इसका इफेक्ट हो सकता है। The importance of identifying risk, क्या इंपॉर्टेंस है आइडेंटिफाई करने की? Once a risk is managed and the mitigation contingency steps become just one more task or a project manager's to-do list or a better yet someone else's list. कि अगर एक बार हमने रिस्क को मैनेज कर लिया तो हमारा टू-डू लिस्ट में से एक चीज कम हो जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एक काम आसान हो जाता है। Before you can manage risk,
though you need to identify them so that they can be analyzed, discussed and mitigated. अगर आपको रिस्क को मैनेज करना है उससे पहले आपको उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि आप उसे मेजर कर सके और उसे आसानी से आप मिटिगेट मतलब उसे खत्म कर सकें. The ability to identify risk should involve the entire project team, but normally the project manager will lead the effort and get the ball rolling. There are many different ways to identify risks that will pertain to the project, and the project manager should work through as many of them as relevant to the project and realistic of the project team. तो ये हमारे कौन से हमारे डिफरेंट मेथड है जिससे आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज ओल्ड प्रोजेक्ट्स. The first step in identifying risk is to look at the projects that are already completed. All projects को हम एक बार देख के ये एक मतलब ओवरव्यू देख सकते हैं कि कौन कौन से रिस्क उस टाइम पे भी अराइज हुए थे अगर कोई सिमिलर प्रोजेक्ट हम पहले भी रन कर चुके हैं. तो उस टाइम पे क्या क्या रिस्क आए थे, किस तरीके से हमने उन्हें ओवरकम किया था, क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी, कौन सी टेक्निक्स यूज की थी, ये सब स्टडी करके हमें पता चल जाता है कि हम किस तरीके से रिस्क को मैनेज कर सकते हैं. हमने पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिमिलर सिचुएशन आज भी प्रिवेलिंग है या नहीं. If a project is similar in nature to the present one, then you can review the documentation and information that was captured about those projects. The risks that were identified for that project can be reviewed to determine if they could also be risk for the current project. जैसे अभी बोला है कि एक बार हम रिव्यू देखते हैं कि क्या वो अभी भी जो पुराने टाइम पे रिस्क थे क्या अभी भी वो रेलिवेंट है हमारे प्रोजेक्ट के लिए या नहीं. In addition, the issues that occurred will be a great resource for identifying risks that might occur in the present project. You need to identify those issues as risks before they occur and determine how to best mitigate them so that they do not run into issues. They not turn into issues. Mitigating this type of risk can provide a great boost to the project from the beginning. ठीक है, अगर हम पहले से उन्हें आइडेंटिफाई कर देंगे तो उन्हें पहले से ही उसे खत्म करने के लिए सारे स्टेप्स लेंगे जिससे हम बिगिनिंग से ही उसे खत्म कर देंगे. उसका रिस्पॉन्स हमारे मतलब इफेक्ट जो है हमारे प्रोजेक्ट पे कम से कम रहेगा. नेक्स्ट है केयरफुल लिसनिंग. केयरफुल लिसनिंग में क्या आएगा? One another tactic to identify risk to practice careful listening. As a project begins in the planning and designing phases, the project manager should be in meetings and listening carefully to what is going on. कि हर चीज को ध्यान से सुनना है, समझना है कि कोई क्या चीज बता रहा है. हर मीटिंग में एक प्रोजेक्ट मैनेजर का होना जरूरी होता है ताकि वो हर चीज को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सके और जो रिस्क उसे लगता है वो इजिली आइडेंटिफाई कर सके. By being involved in these meetings, the project manager can begin to formulate ideas for risks that need to be mitigated and managed by the project team. If you hear people talk about tasks they are worried about or scope that is not understood well, that is a clue to sit up, pay attention and start writing down risks related to the issues they are talking about. अगर आपको मतलब आप मीटिंग्स में जाते हो, लोग आप उसमें डिस्कस करते हैं जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उससे आपको रिस्क अराइज मतलब जो भी है मतलब आपको पता चलता है कि ये रिस्क हो सकता है तो आप उस रिस्क को जो उनकी प्रॉब्लम्स है किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. आप उन सब चीजों की ओर एक प्रोजेक्ट मैनेजर ध्यान देने लगता है. देन इज टेम्पलेट्स. टेम्पलेट्स में क्या है? इन एडिशन टू लुकिंग थ्रू डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस प्रोजेक्ट्स इट कैन बी हेल्पफुल टू लुक एट टेम्पलेट्स. There are many resources available about implementing projects and common risks that occur in the projects based on the industry or type of the project. Templates क्या होते हैं? एक पहले से स्ट्रक्चर्ड हमारे पास एक परफॉर्मा होता है जो सिमिलर इंडस्ट्रीज सिमिलर केसेस में पहले भी यूज हो चुका है. तो आप उन टेम्पलेट्स को देख के रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उन सिमिलर इंडस्ट्रीज में उन सिमिलर सिचुएशंस में कौन कौन से हमारे पास रिस्क अराइज हुए थे. तो आप उन्हें प्रेजेंट के साथ कंपेयर कर सकते हो और इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस टाइम पे भी कौन कौन से रिस्क प्रिवेल कर रहे हैं. नेक्स्ट इज स्टेइंग अहेड ऑफ द कर्व. कि हमने जो भी हमारा कर्व मतलब हमने जो भी हम सोच रहे हैं उससे एक कदम जो भी चल रहा है उससे एक कदम आगे रहना है. All of these ways of identifying risks are how you can stay ahead of the curve when it comes to managing the project. Most of your time and energy will be spent on creating a schedule and managing work according to the schedule. But risks are a vital part of the project and they should not be worked on in whatever time is left after everything is done. मतलब जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो और सोचते हो पिछले प्रोजेक्ट में या पिछले सिमिलर प्रोजेक्ट्स में इस टाइम पे ये रिस्क अराइज हुआ था. लेकिन रिस्क वेट नहीं करेगा कि मैं उस टाइम पे शेड्यूल लूंगा. वो किसी भी टाइम पे अराइज हो सकता है. इसलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करके चलना है कि अगर रिस्क वो मतलब जो भी वो फैक्टर है पहले भी आ गया तो आपने किस तरीके से उसे रिमूव करना है, किस तरीके से मैनेज करना है जिससे हमारे प्रोजेक्ट पर उसका कोई इफेक्ट ना पड़े.
ठीक है। और लास्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है हमारा, द एंटायर प्रोजेक्ट टीम शुड बी इन्वॉल्व्ड इन ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर रिस्क। Key stakeholders can also be polled for the risk that they anticipate on the project. These brainstorming sessions should be open discussions and not limited by the pre-conceived notions or small list of risks that the project manager wants to work on. Brainstorming क्या होता है, जब आप अपना पूरे माइंड में जो भी आपके माइंड में आइडियाज आते हैं, जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी रिस्क आते हैं, आप सब ओपन माइंडेडली डिस्कस करते हो पूरी मीटिंग में अपने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, ठीक है। तो मैनेजर इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं लगाता है कि आपको सिर्फ इसी डायरेक्शन में सोचना है, इसी फैक्टर्स के बारे में सोचना है, इतने ही लोगों को सोचना है, कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। सबको फ्री ऑफ माइंड, सब फ्री ऑफ माइंडली कुछ भी मतलब जो भी उनके माइंड में आता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग अपने पूरे माइंड को एक तरीके से देखना कि आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या आइडियाज आ रहे हैं, कौन कौन से रिस्क आपको लगता है कि आपके बिजनेस में मतलब आ सकते हैं फ्यूचर में, और किस तरीके से आप उसे रिमूव कर सकते हो। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सारे मेथड्स सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं सॉरी, और उस मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया है, इसे एक बार पढ़ लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इजी टॉपिक्स हैं, एक एक बार पढ़ने में समझ में आने वाले हैं। आप अपना साथ के साथ पढ़ते रहिए और जो जो प्रॉब्लम हो साथ के साथ क्लियर करवाते रहिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।